हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या फायर एक्सटिंग्यूशर एंड फायर। फायर क्या होती है, फायर के कितने टाइप्स होते हैं, फायर को कैसे बुझा सकते हैं हम, कौन सी श्रेणी की आग को कैसे बुझाना है, और क्या कि हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताया था। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, आज का आप लोगों का जो लेक्चर 3 रहेगा वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से होगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ये कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ से हमेशा आईटीआई एग्ज़ाम्स में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आईटीआई से रिलेटेड, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और इस पर ध्यान दीजिए। आईटीआई सिलेबस के अनुसार हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बेसिक की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट। तो देखिए, फर्स्ट हम क्या बोलते हैं, देखिए अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की तो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये 3 हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अगर हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहीं से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है यहीं से इसका निर्माण होता है। एक तरीके से कैसे, मतलब जैसे अगर जहाँ पे वोल्टेज नहीं है वहाँ पर करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। और क्या है, जहाँ पर हमें देखिए अगर हम बात करें किसी सर्किट की तो वहाँ पर क्या है, अगर करंट है तो रेजिस्टेंस भी है ना, रेजिस्टेंस को ज़रूरी यूज़ करना, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट भी फ्लो हो जाता है तो क्या है, सर्किट नुकसानदायक, सर्किट में नुकसान हो जाता है ना, सर्किट में फॉल्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो हमेशा रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, हमेशा करंट का विरोध करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंपोनेंट वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीनों जो हैं ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ और भी बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप लोग पहले जान लीजिए, फिर हम इस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, और भी बेसिक टॉपिक कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम फर्स्ट किसकी बात करें, पदार्थ या मैटर की बात करें, पदार्थ या मैटर की बात करें तो देखिए, पदार्थ क्या होता है या मैटर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं ना, हमारी जैसे हम अपनी डेली की दिनचर्या की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्थान गिरते हैं और क्या, जिनका कुछ भार होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, पदार्थ या मैटर बोल देते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन नॉर्मली अगर हम साइंस की बात करें तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं कि मतलब जो स्थान गिरते हैं और जिनका कुछ भार होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। बट अब जैसे हम इसको हमेशा हमेशा से आप लोग जानते हैं कि हमारे नेचर में जो भी हमारे मैटर या पदार्थ होते हैं वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं या 3 फॉर्म्स में। कौन कौन से वो फॉर्म होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड
गैस। ठीक है, ये हो गए 3 फॉर्म्स ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस फॉर्म में हमें क्या मिलते हैं, हमारे नेचर में हमें जितने भी मैटर है, मटेरियल्स ऐसे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मटेरियल्स होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं क्या, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सब होते हैं ना। बट अभी वो भी हमारा बेसिक में आएगा, बट अभी वो नेक्स्ट में हम बताएंगे इसके बाद में। बट कुछ ये बेसिक है, इसको जानिए आप लोग पहले। सॉलिड में मतलब क्या, जैसे कोई सॉलिड चीजें होती हैं, जैसे आप लोग जानते हैं लकड़ी, कोयला, ये सारी चीजें। और लिक्विड में क्या, जैसे जो भी हमारा द्रव है, जैसे हम पानी बोल सकते हैं, तेल बोल सकते हैं, मिल्क बोल सकते हैं, ये सारी चीजें। और गैस में जो और भी गैसेस आती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो गया ना, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारी गैसेस। तो हमारे प्रकृति में जो है वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार से पदार्थ पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में, मतलब 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा पदार्थ। अब देखिए, अगर इसके बाद हम ये बात करें कि हमारे जो पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पदार्थ किससे बने होते हैं, अणु या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें कि हमारे जो मॉलिक्यूल या अणु है वो किससे बने होते हैं, तो वो परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणु या एटम। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग इस तरीके से देख लीजिए। हम बोल सकते हैं ना कि जो हमारे परमाणु हैं उनसे मिलकर के क्या अणुओं का निर्माण होता है, या अणु का निर्माण होता है। और इन अणुओं से मिलकर के किसका निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, क्या ये जो हमारा एटम है, इनसे मिलकर के क्या मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल से मिलकर के हमारा क्या बनता है, मैटर या मटेरियल बनता है। ठीक है, परमाणुओं के मिलने से अणुओं का निर्माण होता है, अणुओं के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि इन तीनों में से छोटा कौन सा है। जब देखिए, जब हम बात करते हैं कि पदार्थ की, तो क्या है, पदार्थ से मतलब पदार्थ बन रहा है किससे, अणु से बन रहा है ना, तो अणु छोटा हुआ। फिर क्या है, ये जो हमारा अणु है वो परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है। इसका मतलब सबसे छोटा परमाणु है, फिर उसके बाद परमाणु के मिलने से अणु बन रहा है, फिर उसके बाद अणुओं के मिलने से पदार्थ बन रहा है। इसका मतलब सबसे छोटा क्या हुआ, परमाणु हुआ, फिर अणु हुआ, फिर पदार्थ हुआ। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम प्रकृति में सबसे सूक्ष्म कण जो है वो हम परमाणु को बोलते हैं, बट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी सिर्फ आप इतना ही देखे हो ना, बट हमारे जो परमाणु हैं वो भी कुछ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने होते हैं, मतलब और कुछ छोटे कण होते हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना ही होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या, जैसे हम परमाणु की बात किए तो हमारे परमाणु भी क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि प्रकृति का सबसे छोटा कण जो है वो हमारा परमाणु नहीं है, क्योंकि परमाणु भी और सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक, तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिए। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पर पी से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन नाच, ना से
न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि हमारा जो एटम है, ठीक, या परमाणु है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इधर करते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो देखिए इसमें ये जो हमारा ये होता है, ये हमारा क्या होता है, नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमारा इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन। ठीक है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, जो हमारा क्या होता है, नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक, अब जैसे हम अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, आवेश, ऋणात्मक या निगेटिव। ठीक है, और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो देखिए आप लोग इसको ऐसे याद करिए, P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव, पॉजिटिव या धनात्मक। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो N से न्यूट्रॉन, N से न्यूट्रल या उदासीन। ठीक है, तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए कि क्या है हमारा, ई से इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का हमेशा चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव मतलब धनात्मक चार्ज होगा, और एन से न्यूट्रॉन और एन से न्यूट्रल मतलब उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, तो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और हम चार्ज की बात कर रहे हैं या आवेश की बात कर रहे हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, COULOUM। ठीक है, तो क्या हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। क्यों यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जैसे अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो हमारा आवेश या चार्ज होता है दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा, आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये क्या, प्रोटॉन पर क्या होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे मास भी पूछ लेता है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 9.01 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब अगर हम
प्रोटॉन के मास की बात करें तो कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमारा किसका है, ये प्रोटॉन का है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर मास क्या है 9.01 इंटू 10⁻31 kg और हमारा प्रोटॉन पे जो हमारा चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और जो हमारा प्रोटॉन पे मास है वो क्या है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं न्यूट्रल या उदासीन बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों को ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब इसके आगे अगर हम आवेश की बात करते हैं, आवेश या चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए आवेश या चार्ज हम क्या बोल सकते हैं, हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो धारा का प्रवाह होता है ठीक है, सिंपली अगर हम टेक्निकल की बात करें तो हम टेक्निकल में इजीली बोल सकते हैं कि जो हमारा धारा का प्रवाह होता है वही हमारा चार्ज या आवेश होता है। ठीक है, धारा का प्रवाह क्या होता है, चार्ज या आवेश होता है। और हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है आवेश यह एक ऐसा अदृश्य बल होता है, अदृश्य बल होता है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। देखिए मैं इसलिए इतना आराम से पढ़ाता हूँ क्योंकि आप लोग अगर चाहें तो हमारे साथ भी नोट्स बना के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला कि हम क्या बोल सकते हैं कि धारा का प्रवाह ही क्या होता है, आवेश होता है। और हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा अदृश्य बल होता है जिसके द्वारा या जिसके कारण कोई भी वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, मतलब या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करती है। ठीक है, कैसे, जैसे आप लोगों ने कभी मैग्नेट में पढ़ा होगा कि हमारे जो समान पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो असमान पोल होते हैं, मतलब प्लस माइनस है तो वो अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा या रिपल्सिव करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि चार्ज से क्या होता है कि वो एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा बल होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई वस्तु जो है वो आकर्षण या
प्रतिकर्षण का अनुभव कर सकती है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, और हम लोग, आप लोग जानते हैं कि हमेशा आवेश को क्या बोलते हैं, हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज या आवेश को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, क्या, Q इज इक्वल टू आवेश यानी कि धारा का प्रवाह है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, Q जहां पे Q हमारा क्या है, चार्ज है, I हमारा क्या है, करंट है, सॉरी करंट है, और T हमारा जो है वो टाइम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट भी पूछता है। ठीक है, क्या, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, आप लोग जानते ही होंगे। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और हमारा जो टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन तो पूछता ही है, मतलब जैसे चार्ज की यूनिट पूछ लिया तो डायरेक्ट आप क्या बता सकते हैं, कूलाम बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछते हैं कि मतलब कूलाम नहीं देगा, कूलाम की जगह पे क्या दे सकता है, जैसे हम क्यू की जानते हैं, हमारा क्यू की जो यूनिट है वो क्या है, कूलाम है, इज इक्वल टू क्या है, आई है, तो आई की यूनिट एम्पियर, और हमारा टी टाइम है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि हमारा कूलाम ना देकर के क्या पूछ लेगा, इसमें से चार्ज की यूनिट क्या है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड दे देगा। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि अगर कूलाम दिया है तो ठीक है, अगर कूलाम नहीं दिया है तो एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश की यूनिट Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, इसलिए आई की यूनिट जो होती है हमारी एम्पियर होती है, और टी की यूनिट हमारी सेकंड होती है, इसलिए एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, हाँ, इसके पहले मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताया, तो उसमें एक चीज ये भी आ गई थी कि जैसे जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब 1840 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इतना गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट धारा की बात करें या करंट की बात करें, धारा या करंट, ठीक है, देखिए जैसा कि हमने इसके पहले ही आप लोगों को बता दिया था, मतलब जब क्लास स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था ना कि कौन कौन से वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ना, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ये हमारे क्या है, 3 कंपोनेंट्स हैं जो बेसिक, एकदम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है,
तो अभी इसी में से हम किससे बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं। और इसके पहले जो टॉपिक था, मतलब जैसे हमने आप लोगों को क्या क्या बताया, पदार्थ क्या होते हैं, अणु क्या, परमाणु क्या है, और फिर उसके बाद परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें आप लोग देख लिए, वो भी बेसिक था, वो भी इम्पोर्टेंट था जानना। ठीक है, फिर अब इस पे आते हैं। तो हम इसके पहले चार्ज के बारे में भी बात किए ना, कि चार्ज या आवेश क्या होता है। तो देखिए अब हम करंट की बात करते हैं। करंट को हम क्या बोल सकते हैं, करंट क्या होती है। तो देखिए जैसे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का बहना ही करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट है ना, हम बोल सकते हैं ना, क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे और तो जो ये इसकी दूसरी डिफिनेशन है वो हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 में हमेशा हमें यही पढ़ाया जाता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का इजली हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वही हमारा करंट है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक, एक तरीके से अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो हमारा करंट का फ्लो होता है, करंट का प्रवाह होता है, वो कैसे होता है, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए हमेशा ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि धारा का प्रवाह या धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, दोनों बात एक ही है। ठीक है, करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कैसे होता है, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होता है। ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। देखिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, और क्या, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा फ्लो है वही हमारा करंट होता है। हमेशा से हम लोग किस, जो हमारा करंट है या जो धारा है उसको हम किससे, ए से डिनोट करते हैं, मतलब एम्पियर बोलते हैं ना इसका यूनिट। और इसका जो सिंबल होता है वो हमेशा क्या होता है, आई होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके पहले जैसे हमने चार्ज वाले फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से हम बात करें तो हमारा जो आई है वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो हम तो ये जानते हैं कि हमारी आई जो है, आई की यूनिट क्या है, एम्पियर है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एम्पियर ना दे करके आपको ये भी यूनिट दे सकता है, क्या, क्यू बाई टी, मतलब क्यू की यूनिट क्या, कूलम, एंड टी की यूनिट क्या है, सेकेंड। ठीक है,
देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से एम्पियर के बराबर में या एम्पियर के समतुल्य में क्या है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी कूलाम बाई सेकंड दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसलिए हर एक तरीके से आप लोग याद रखिए तो आप लोगों को आसानी होगी। क्या, फिर से देखिए क्या हमने बताया, सबसे फर्स्ट हमने क्या बताया, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है हमारा कितना 1840 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर उसके बाद हमने करंट की बात की, तो हमने क्या बताया, जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वही हमारा करंट है। फिर आवेश प्रवाह का की दर को धारा कहते हैं, 9, 10, 11, 12 वाली डिफिनेशन। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि जो हमेशा हमारा धारा का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। फिर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई जो हमारी धारा है इसको हम हमेशा I से डिनोट करते हैं, और हमारी जो करंट है या उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, कूलाम पर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बनते हैं, क्या बन जाता है, धारा का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो देखिए जो हमारा धारा का प्रभाव है वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट तो हमारा हीटिंग, केमिकल, मैग्नेटिक, एंड लास्ट थर्ड एंड फोर्थ रेज इफेक्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, और क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक है ना, चुंबकीय प्रभाव, एंड किरणों का प्रभाव। देखिए अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, धारा का प्रभाव की बात करें, इफेक्ट ऑफ करंट की, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा का प्रभाव है, ठीक है, या धारा का इफेक्ट है। तो देखिए उसमें क्या, उसमें हीटिंग इफेक्ट मतलब उसमें प्रभाव, केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट हम लोग जैसे किसमें देख सकते हैं, बल्ब में देख सकते हैं, ब्रश में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना उसमें देख सकते हैं। केमिकल प्रभाव हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हम सेल की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल्स। फिर उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक की बात करें तो जैसे क्या होता है कि जब करंट का फ्लो होता है तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा रहता है उसके चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, ठीक। और इस तरीके से रेज इफेक्ट की बात करें तो जैसे एक्सरेज वगैरह होती हैं उनका जो प्रभाव होता है उससे हम रेज इफेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे धारा के प्रभाव में फिजिकल इफेक्ट नहीं होता, ये लोग आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारा करंट है या जो हमारा धारा का प्रभाव है वहां पर कभी भी फिजिकल इफेक्ट नहीं होता, और हमेशा रासायनिक इफेक्ट होता है, उसमें हीटिंग प्रभाव होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, रेज इफेक्ट होता है, बट हमारा जो है वो फिजिकल इफेक्ट नहीं होता। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज या हम क्या बोल सकते हैं, विभव बोल सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज या विभव किसे कहते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है, वोल्टेज या विभव कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, वोल्टेज की अगर हम बात करें तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, किसी धनात्मक इकाई आवेश, ठीक है, क्या इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। देखिए इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट, क्या, एक आवेश और एक कार्य। मतलब क्या, आवेश जो हमारा चार्ज और कार्य हमारा वर्क। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू कार्य है W/Q बोल सकते हैं ना। मतलब क्या, किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, वोल्टेज को हम किससे, V से डिनोट करते हैं, और हम हमेशा से जानते हैं कि जो हमारा वोल्टेज का यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, W का यूनिट या हमारा वर्क का यूनिट क्या होता है, वो जूल होता है, और Q है हमारा, Q या चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारी, कूलाम होती है। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे हम इसके पहले भी सबकी यूनिट देखते आए हैं, ऐसे इसकी भी यूनिट देखेंगे कि वोल्ट इज इक्वल टू, मतलब जो हमारा वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, जूल अपॉन के कूलाम। ठीक है, मतलब वोल्ट हमारा जो है वो किसके बराबर है, जूल अपॉन के कूलाम के बराबर है। ठीक है, किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू W/Q, जो हमारा V की यूनिट जो होती है वोल्ट होती है, जो हमारा वोल्ट है वो किसके बराबर होता है, जूल अपॉन कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, जैसा कि इसके पहले हमने आप लोगों को बताया कि ये तीनों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस हमारे क्या है, तीनों ही इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंपोनेंट हैं। बिना इनके इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक, और बिना वोल्टेज के हमारा करंट नहीं फ्लो हो सकता है, और रेजिस्टेंस के बिना भी करंट का काम नहीं चल सकता है। क्योंकि जैसे एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि जब ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो सर्किट में नुकसान हो जाता है ना, इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, हमेशा करंट को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि करंट का अपोज में काम करता है ना ये। देखिए अब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे नेक्स्ट में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
ठीक है। अब देखिए, अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस से हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस या प्रतिरोध हमारा क्या होता है, मतलब ये हमेशा, या ये चीज आप लोग याद रखिए कि हमेशा क्या करता है? धारा के विरोध में काम करता है, मतलब धारा का विरोध करता है। या करंट का विरोध करता है, या हम बोल देंगे कि हमारा जो करंट है, करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देता, आसानी से फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, देखिए जिन भी पदार्थों में हमारा ये रेजिस्टेंस का गुण होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टर या प्रतिरोधक बोल देते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जिनमें यह गुण होता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोधक या रेजिस्टर कहते हैं। हमेशा धारा का विरोध करते हैं। किसमें? देखिए, इसके पहले मैंने आप लोगों को धारा पढ़ाया, तो उसमें एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि धारा में हम लोग कौन कौन सी धारा जानते हैं? डीसी और एसी। ठीक, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है कि जिसमें धारा का मान और दिशा दोनों कांस्टेंट रहते हैं या नियत रहते हैं। क्या? मान और दिशा दोनों कांस्टेंट रहते हैं। और एसी में, मतलब अल्टरनेटिंग करंट में, वो बदलते रहते हैं, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की धाराएं आप लोग पढ़ेंगे पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। आगे कुछ चैप्टर्स हैं उसमें ये सभी टॉपिक्स आएंगे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सी धारा कैसी होती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या धारा का विरोध किसमें करता है? डीसी सर्किट में करता है। ठीक है, एसी सर्किट के लिए दूसरा होता है ना, मतलब इसी तरह वो भी काम करता है, बट वो आगे हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोध बोलते हैं, और हमेशा हम इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है, ऐसे। ठीक, और इसमें देखिए इस तरीके से जो हमारा रेजिस्टर होता है वो वेरिएबल और फिक्स्ड रेजिस्टर होता है। वेरिएबल रेजिस्टर और फिक्स्ड रेजिस्टर। ठीक है, देखिए यहां से ये सिंबल पूछ लेता है क्या? ये हमारा फिक्स्ड रजिस्टर होता है, और हमारा वेरिएबल रजिस्टर जो होता है वो, मतलब उसका रेजिस्टेंस या कैपेसिटी, रेजिस्टेंस का कैपेसिटी हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड रजिस्टर में क्या होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है फिक्स्ड रजिस्टर का, और इस तरीके से वेरिएबल रजिस्टर का होता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम ऐसे भी बोलते हैं ना, ये हमारा पहले ये ज्यादा सिंबल यूज होता था, लेकिन अब इस तरीके से भी रजिस्टर का सिंबल यूज होने लगा है। ठीक है, फिक्स्ड एंड ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस,
देखिए अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए हम जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? फर्स्ट सीरीज या श्रेणी क्रम बोल सकते हैं हम, और सेकंड हमारा क्या होता है? पैरेलल या समानांतर। ठीक है। तो अब हम अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है। तो जैसे अभी हमने बताया कि क्या आपका जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो ऐसे होता है। ठीक है। बट अगर हम सीरीज की बात करें तो हमेशा सीरीज में क्या होता है? क्रमबद्ध जुड़े हुए होते हैं, एक के बाद एक, मतलब इसका जो फर्स्ट है और इसका जो लास्ट है। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे सेकंड रजिस्टर लेते हैं दूसरा वाला, तो दूसरे वाले का भी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए और फिर इसका लास्ट यहाँ होना चाहिए। फिर अगर हम थर्ड रजिस्टर की बात करें तो थर्ड वाले रजिस्टर का भी फर्स्ट पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है? सीरीज में R1, R2 और R3। ठीक है। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए आप लोग कि जो हमारा सीरीज या श्रेणी क्रम होता है वहां पर हमेशा क्या होता है? हमेशा करंट सेम होती है। ठीक है। अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सीरीज में है, ठीक, क्रमबद्ध जुड़े हुए हैं और सबकी करंट भी सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट, जितने भी आपके रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में जुड़े रहेंगे हम सबको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ओम। अब इसी तरीके से अगर हम पैरेलल की बात करें तो देखिए पैरेलल में क्या होता है? जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक तरफ और जो उसका लास्ट पॉइंट होता है वो एक तरफ होता है। जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे, देखिए है ना, ये पैरेलल में एक दूसरे के समानांतर में है ना, एक दूसरे के पैरेलल में R1, R2 एंड R3। ठीक है। अगर हम पैरेलल की बात करें, जैसे इसमें हमारा क्या करंट सेम होता है, उसी तरीके से जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या सेम होता है? उसमें वोल्टेज सेम होता है। ठीक है। सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होती है। अगर हम यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? ओम, या ऐसे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अभी केवल हमने आप लोगों को बेसिक कॉम्बिनेशन बताया है कि कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। ठीक है। इसके आगे कुछ और भी है टॉपिक जो इसी आपके बेसिक में आता है। ठीक है। तो वो भी हम बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं वो भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। बट पहले ये जो बेसिक है आपका क्या कॉम्बिनेशन, बेसिक रेजिस्टेंस का दो टाइप से होता है, एक सीरीज में और एक किसमें? पैरेलल में। ठीक है। एक सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज में हमेशा क्या होती है? करंट सेम होती है। सीरीज में हमेशा हम क्या करते हैं? हमेशा रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हमारा पैरेलल में क्या होता है कि तीनों समानांतर में होते हैं। रेजिस्टेंस तीन है, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के
समानांतर में होते हैं और उसमें हमेशा क्या होती है, हमारी वोल्टेज सेम होती है। ठीक है। अब जैसे अगर हम समांतर की कभी भी समांतर में दो बराबर के समानांतर में प्रतिरोध जुड़े हैं तो हमेशा उनका आर इक्विवेलेंट हमेशा आधा हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए, एक मिनट, ये क्या है, हम अगर बात करें इसकी, ये दोनों क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो इसमें कुछ भी ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए आप कि जब दो बराबर के रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हमेशा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 5 हो गया, मतलब हमेशा इसका आधा हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 10/2, मतलब आधा हो गया। ठीक है। देखिए, अब इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में, अभी आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ टॉपिक छूट रहे हो तो आप क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और इसका जो इन सभी का पीडीएफ बनता है वो आप लोगों को हम टेलीग्राम में दे देते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा आपको। ठीक है। और आपका यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है। थैंक यू।